भूगोल के कई भाग हैं। कब बंद कर दीजिए, कब बंद कर दीजिए। अब हैप्पीनेस पाठ्यक्रम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आ गया हूं तो अब कक्षा के औपचारिक मोड में आ जाए। जैसा कि मैंने कहा कि ज्योग्राफी के कई खंड, और इसमें एक महत्वपूर्ण खंड है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के कड़ी में तकरीबन 10 से 12 अध्याय, इसमें 5 अध्याय सबसे महत्वपूर्ण। उस 5 अध्याय में सबसे बड़ा अध्याय भारत का भौतिक विभाजन और भारत की नदियां हैं। भारत के भौतिक विभाजन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और आज चौथी 5वीं कक्षा है भारत के भौतिक विभाजन के क्रम में। जो शेष भू आकृति बची है, वो शेष भू आकृति है तटीय मैदान और द्वीप समूह। हालांकि जानकारी में है कि जब भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है क्लासिकल, तो 3 भागों में किया जाता है। वो 3 भाग है मैदान, 43% हमारे यहाँ मैदान, 30% हमारे यहाँ पर्वत और 27% हमारे यहाँ पठार। स्पष्ट है कि ये क्लासिकल विभाजन है, लेकिन कालांतर में फिर इसको तटीय मैदान के रूप में देखा गया, द्वीप समूह के रूप में, मरुस्थल के रूप में। हालांकि सब स्थल मंडल का ही हिस्सा है। और आपकी जानकारी में यह भी है कि हमारा स्थल मंडल कितना प्रतिशत है? 29%। 71% तो हमारा जल मंडल है, और इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, जलीय ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जल अधिक है। उस 71% में 97% महासागर, जिसका जल लवणीय है। सिर्फ 3% इस पृथ्वी पर मीठा जल है, पृथ्वी पर ही मीठा जल है। उस 3% में हमारे यहाँ, यदि 3% को 100% मानो तो 4% हमारे यहाँ मीठे जल की मात्रा है। हमारे यहाँ भी खारीय जल या लवणीय जल क्या है, उसकी अधिकता है। बहुत कम ऐसे स्रोत हैं जो मीठे जल के स्रोत हैं। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है? मीठा जल। हालांकि अब नई तकनीक है, 21वीं सदी में जब हम स्पेस पे, चांद पे चले गए, तो लवणीय जल को भी अब हम लोग शुद्ध कर लें। कई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की कड़ी में एक सबसे अच्छी प्रक्रिया है आरओ प्रोसेस, जिसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। आप लोग का जो, हम लोग के घरों में जो केंट लगा हुआ है, वो केंट क्या है? वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से ही पानी का शुद्धिकरण होता है, जो आजकल की परीक्षा में पूछा भी जाता है। नहीं कि पानी की शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस तकनीक से होती है? तो आरओ तकनीक से होती है। आरओ का पूरा नाम रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक। आ जाइए। तो अच्छा, टोपी उपी लगा के आ रहे हैं, बहुत अच्छा। नहीं, लगाना भी चाहिए। ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये ठंडा सबसे खतरनाक होता है। तो ठंडा सबसे खतरनाक, एक चढ़ता हुआ, एक उतरता हुआ, ठीक है कि नहीं? नहीं, जिसको लगता है उसका तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग भारत के भूगोल में थे, अभी परिचर्चा कर रहे हैं। भारत के भूगोल में हमने पर्वत के विषय में जानकारी दी, ट्रांस हिमालय और हिमालय एवं उत्तर पूर्वी हिमालय। ट्रांस हिमालय के भी 3 खंडों में विभाजन करके बताया, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। हालांकि इसी क्रम में कैलाश मानसरोवर की भी मैंने व्याख्या की, जो चीन में है, तिब्बत में है। तिब्बत ही चीन में, ऐसा नहीं कि तिब्बत भारत का हिस्सा है। तिब्बत को लेकर ही भारत और चीन के बीच युद्ध हुए थे 1962 में। आज भी हमारी लगभग 37-38 हजार वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में। बाद में नथुला दर्रा को भी हमने सिक्किम के दर्रे से जो व्यापार होते थे उसको बंद कर दिया। 2006 में इसको हमने खोला, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब। मतलब चीन के साथ रिश्ते में आर्थिक पक्ष पर बल दिया जाता है, सीमा विवाद के संबंध में संवाद कायम। संवाद की प्रक्रिया ऐसे भी चलती रहनी चाहिए।
जब संवाद कम हो जाता है तो विवाद शुरू होता है, अब विवाद जब कम होता है तो आतंकवाद शुरू होता है। इसलिए संवाद की प्रक्रिया हर जगह, हर स्तर में, चाहे वो घर हो कि बाहर हो, या विदेश मंत्री आप बन जाए तब, या पति मंत्री बन जाए, पत्नी मंत्री बन जाए, जो भी मंत्री आप हैं, बनते हैं, उन सब जगह संवाद की प्रक्रिया बहाल रहना चाहिए, मूल बिंदु पे आ जाए। संवाद में बड़ी ताकत होती है। ठीक है, आशा है समझ रहे होगे तुम। मुंह से तुम्हारा वो उतर गया मास्क। जब मैं आया था तो मास्क पहने हुए थे। ठीक है, तो खैर, हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमने हिमालय के विषय में बताया, हिमालय के 3 जो भाग हैं उसके विषय में जानकारी दी। महान हिमाद्री, औसत ऊंचाई 6000, ओलिगोसीन युग में इसका उत्थान है। इसी क्रम में हमने इस बात की जानकारी दी। फिर मध्य हिमालय है, जहाँ अधिकांश हिल स्टेशन वगैरह है। फिर नीचे के हिमालय, पर्वतपदीय हिमालय, शिवालिक हिमालय, जो दलदली क्षेत्र है। मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक होता है। मलेरिया से निपटने में एक दवा बड़ा काम करता है, कुनेन, जो बार्क ऑफ सिनकोना के छाल से बनता है। सारी जानकारी बायोलॉजी की कक्षा में आपने घोर कर पी है, जिसको आप लोग उल्टी कर चुके हैं। इसको पचा के तो रखे नहीं होंगे, पचा के रख लीजिएगा तब क्या दिक्कत, ठीक है कि नहीं। फिर मेरे द्वारा उत्तर पूर्वी हिमालय की भी परिचर्चा की गई, और उसी का विस्तार है अराकोनियोमा। कहाँ तक? वो म्यांमार तक। म्यांमार के विषय में, ऐसे भी पाकिस्तान के विषय में, बांग्लादेश के विषय में, ठीक है कि नहीं, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। बांग्लादेश के विषय में, ठीक है कि नहीं, नेपाल के विषय में, जो भी ज्योग्राफिकल फीचर है उसके विषय में अवश्य जानकारी रखिए। ज्योग्राफिकल फीचर में क्या याद है? पर्वत याद रखना है, नदी याद रखना है, ठीक है। कोई बंदरगाह है, जैसे बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह पूरा चर्चा में रहता है। ईरान का चारबहार बंदरगाह, ठीक है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ? पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। हब्बनपुट्टा बंदरगाह श्रीलंका का। ये सब अक्सर समाचार पत्र से लेकर अन्य जगह पर चर्चा में रहते हैं और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी। मूल बिंदु पे आ जाएगी। कहने का अभिप्राय साफ है कि इन देशों के भौगोलिक संदर्भ, कल भी मैं बता रहा था, नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई पाकिस्तान में ही होती, ठीक है कि नहीं। और पाकिस्तान के विकास का मॉडल भी मैं दे रहा था कि पाकिस्तान के विकास का मॉडल होना चाहिए एग्रीकल्चर और टूरिज्म, लेकिन उसका मॉडल है आतंकवाद। फिर जो मॉड्यूल्स हैं उसके माध्यम से उसका एक ही दृष्टिकोण होता है। इसका दृष्टिकोण में कहीं भी सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। हम लोग के देशों में नीति आयोग इसका नोडल एजेंसी, सतत विकास लक्ष्य जो 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्धारित किया, उसको 2030 तक प्राप्त करना है, और उसका नोडल एजेंसी कौन है? तो नीति आयोग। आपकी जानकारी में है कि सतत विकास, बर्टलैंड, ठीक है, बर्टलैंड आयोग, हालांकि उसके पहले सुमेकर ने 1974 में एक पुस्तक भी लिखा था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो गांधी के दृष्टिकोण पे ही आधारित, छोटा सुंदर है। कोई भी छोटा मॉडल वो विकास का सही मॉडल हो सकता है, जिससे कि प्रकृति की हम रक्षा कर सकें। भौतिक विकास किसके लिए? मानव के अस्तित्व के लिए ही है। लेकिन यदि भौतिक विकास मानव का ही जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दे, तो बेहतर है कि ऐसे भौतिक विकास को कम कर दें। प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ भौतिक विकास हो तो ज्यादा बेहतर है। और यही सतत विकास का लक्ष्य भी है कि संसाधनों का दोहन हम इस तरह से करें, विवेकपूर्ण तरीके से करें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए संसाधन रहे। और वो संसाधन क्या? वो संसाधन है मिट्टी, वो संसाधन है जल, वो संसाधन है वन। नहीं तो ये सभी संसाधन का प्रयोग हम इस तरह से करें, ऐसा नहीं कि जाड़े में 1 लोटा पानी से नहा ले और गर्मी के दिनों में हम जो है 25 बाल्टी पानी से। संतुलन रखें, विवेकपूर्ण संतुलन। ठीक है, जाड़े के दिनों में आपका 1 बाल्टी भी चलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि गर्मी के दिनों में आप 25 बाल्टी का उपयोग कर रहे हैं। संतुलन रखें, 2 से 3 बाल्टी बहुत हुआ। नहाने के लिए 2 से 3 बाल्टी क्या है? खैर आपका क्या, आप तो खैर सतत विकास के बहुत बड़े समर्थक दिखाई देते हैं, ठीक है कि नहीं। जिसके चेहरे से ही पता चलता है कि कई महीनों से इसने पानी को स्पर्श तक नहीं किया है, ठीक है कि नहीं। महिला लड़कियों को कोई बात कहेंगे तो हो सकता है कि उसको दुख पहुंचेगा,
कि मुझे ही टारगेट क्यों किया गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन लड़कों को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होती है, क्योंकि लड़के इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, सब संत महात्मा, ठीक है कि नहीं। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि स्नो पाउडर कहाँ है सुबह सुबह, लेकिन लड़कियों को लेना देना होता है कि कहाँ स्नो पाउडर है, पहले स्नो पाउडर पोत डालो, पहले दिखाओ कि हम स्नान करके आए। चलिए खैर मूल में आ जाइए। बड़ा मंद मंद कमलेश जी मुस्कुरा रहे हैं। तो जैसा कि हाँ बिल्कुल आ जाइए, अरे स्वागत है स्वागत, चंदन बंदन और अभिनंदन तीनों एक साथ, ठीक है आइए। हाँ तो मैं बता रहा था कि हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय की चर्चा की इसी कड़ी में सतत विकास की अवधारणा सामने आ गई, ठीक है कि नहीं। फिर हालांकि आ गई, हालांकि मैं बताया भी हूं कि सतत विकास सूचकांक जब नीति आयोग विभिन्न रूपों में जारी करता है तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनता है। आगे आ जाइए, आगे खाली है, ठीक है। क्या जाओ, पीछे ही बैठना जरूरी, हमेशा आगे बैठा। देखते हो बिहार सरकार ने एक आदेश दिया है शिक्षकों को, जो बच्चा कक्षा में पिछड़ा है उसको आगे बैठाए, और कोई भी शिक्षक गधा नहीं कहे बच्चों को। तुम्हारी बात अलग है, तुम बच्चे से बहुत ऊपर, तुम गधा से सम्मानित और गौरवान्वित महसूस होते हो, बच्चा उत्पीड़ित महसूस होता है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। खैर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है कि नहीं, कि हिमालय के बाद मैंने फिर मैदान आपको ले गया। सुबह के सत्र में मैदान ले जाना गांव घर में बड़ा खतरनाक स्थिति होती है। मैदान ले गया, मैदान का क्षेत्रीय विभाजन पढ़ाया नहीं, फिर इसी कड़ी में मैदान को 3 भागों में बांटा। उनमें भावर है, उनमें तराई है, और उसमें जलोर। जलोर को खादर और बांगर 2 दृष्टिकोण से बांटा, 2 भागों में बांटा। इन सब की परिचर्चा मैंने की, ठीक है। और फिर कल एनवायरमेंट के करंट में हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लिया था, और महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे मरुस्थलीकरण, वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जीरो खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। तीनों खेती के विषय में आपने बड़ी संक्षिप्त में और स्पष्ट तरीके से उन जानकारी को प्राप्त किया कि तीनों खेती होता क्या, और तीनों के जनक कौन से, और कौन से राज्य जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से राज्य इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैविक खेती में आपके सिक्किम, प्राकृतिक खेती में हरियाणा, ठीक है कि नहीं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जीरो खेती में हमारा जो नेशनल सेंटर बना वो मोतिहारी में जब राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे उस समय बनाए गए थे। वर्तमान की स्थिति मुझे संज्ञान में नहीं है कि बना कि नहीं बना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में यदि पूछा जाएगा तो आप उस पर टिक लगा के रखिए, मूल बिंदु पे आ जाए। हालांकि बिहार उन राज्यों में से है जो सबसे पहले जैविक खेती की शुरुआत करवाई थी। रोड मैप में भी इसकी परिचर्चा की गई। बिहार उन राज्यों में से है जो गंगा के किनारे 12 जिले में जैविक खेती करता है, लेकिन बिहार में 13वां जिला भी जैविक खेती कॉरिडोर से जोड़ा गया, वो है नालंदा। मूल बिंदु पे आए। तो ये सारी बातें हमने बताई। आज की हमारी कक्षा तटीय मैदान और द्वीप समूह से संबंधित। नाम से स्पष्ट है, तटीय मैदान। आपकी जानकारी में है कि भारत उन राज्यों में से है जहां तटीय सीमा काफी लंबी है। टोटल कुल मिलाकर यदि देख रहे तो 7516 किलोमीटर की हमारी सीमा है, और सबसे लंबी सीमा गुजरात में और सबसे छोटी सीमा गोवा में। तो हम उसी तट के आसपास जो मैदान है उसके विशेषताओं के ऊपर आपका आ जाइए, बिल्कुल उसी विशेषताओं के ऊपर आपके ध्यान का आकर्षण करेंगे। आगाज करते हैं और लिखते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान भारत का तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान, भारत की तटीय मैदान। पहले वो लाइन सबको लिख लो, तटीय मैदान के लाइन को। क्या लिखो? भारत की मुख्य, भारत की तटीय लंबाई, या सीधे लिखो भारत की तटीय लंबाई मुख्यतः 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 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है।
जबकि 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 कुल तटीय जबकि कुल तटीय मैदान जबकि कुल तटीय मैदान जबकि कुल तटीय मैदान 7516 किलोमीटर 7516 किलोमीटर 7516 किलोमीटर, ठीक है, 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के तटीय मैदान को भारत के तटीय मैदान को तटीय मैदान को दो भागों में बांट कर देखा जाता है। दो भागों में बांट कर देखा जाता है। दो भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला है पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान, ओके। और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान, मतलब पूर्वी तटीय मैदान। आप यहां से इस तरह से एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक ये भाग और ये है आपका कौन सा, ये पश्चिम का तट, और ये कौन सा तट, पूर्वी तट है। तो मैप में मैंने अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये ड्रॉ कर लीजिए कॉपी, पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय, तभी समझ में रहेगा, ठीक है। पश्चिम तटीय और पूर्वी तटीय, अरे इस पार्ट्स को ड्रॉ कर लो ना, आपका मैप बनाना नहीं जानते हो, आधा बनाओ, समझ के दृष्टि से ठीक रहेगा, ठीक है। तो तुम कटोरा बना दिए, चलिए ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, पश्चिमी तटीय मैदान में कौन कौन से मैदान है, आपको पहले यही याद रखना, वह परीक्षा में जो पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पश्चिम तटीय मैदान में कौन सा भाग नहीं, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार नहीं है, क्योंकि उत्तरी सरकार किधर है, पूर्वी तट पर है। कोरोमंडल का तट किधर है, पूर्वी तट पर है। उत्कल का तट किधर है, उत्कल ऐसे भी उड़ीसा। और आपकी जानकारी में है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 1911 में घोषणा हुई, 1912 में बिहार बंगाल उड़ीसा से अलग हुआ। पहले बिहार उड़ीसा एक, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उड़ीसा भी बिहार से अलग हो गया, ठीक है कि नहीं। उड़ीसा को एक समय में कलिंग कहते थे, उत्कल कहते थे, जैसे आसाम को अहोम क्षेत्र कहा जाता, प्राग ज्योतिषपुर क्षेत्र कहा जाता। आज भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ऐतिहासिक संदर्भ में प्राग ज्योतिषपुर वर्तमान में क्या है, तो क्या है, आसाम है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले मोई जी का नाम सुना होगा, जो विश्व विरासत सूची में आया। अहोम वंश का ही समाधान का स्थल है, जो आर्किटेक्चर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व विरासत सूची यूनेस्को के द्वारा जारी, और इस बार
विश्व विरासत सम्मेलन जो हुआ यूनेस्को का, कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये ऐसे भी कोई सम्मेलन कहीं होता हो तो उस पर पूरी नजर रहनी चाहिए, चाहे वो G20 अभी ब्राजील में हुआ हो या COP29 बाकू में होगा। जो भी सम्मेलन जहां भी हो रहे हैं, या अगले महीना रियाद में मरुस्थलीकरण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसकी जानकारी कल दी है UNCCD 17। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि से ऐसे तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं और आपके बगल से गुजर जाता है और आप उस पर नजर नहीं रखते। यह भी पूछा जा सकता है कि नवंबर के महीने में, नवंबर 2024 में किन किन राज्यों में चुनाव हुए। उन राज्यों के ये भी आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पे चुनाव हुए नहीं, और झारखंड में 81 के लिए हुआ। तो मुख्यतः 2 राज्यों में ही विधानसभा के चुनाव, जिसको आम चुनाव कहते हैं, लेकिन कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए। ठीक है, उपचुनाव तब होता है जब किसी कारण से जो सदस्य हैं वो रिक्त कर देते हैं, चाहे इस्तीफा दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी वजह से। बताए भी थे संविधान में उपचुनाव, आम चुनाव और मध्यावधि चुनाव, ये तीनों में क्या अंतर होता है। मध्यावधि चुनाव यह होता है कि यदि बीच में हमारा लोकसभा भंग हो जाए और सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है तो उसे हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। यह भी नहीं कि ये मध्यावधि चुनाव 2.5 साल पे ही होगा, समय पूरा होने से पहले, और समय तो 5 साल का है। हम जो मैंडेट देते हैं वो कितने सालों के लिए देते हैं? हम 5 सालों के लिए देते हैं। तो 5 साल से पहले कभी भी यदि विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाता है तो हम वहां मध्यावधि चुनाव कराते हैं। मूल बिंदु पे आ जाए। पंचायती राज में जो तीसरी सरकार है हमारे यहाँ 3 स्तर पे सरकार, जो तीसरी सरकार है हमारी, वहां मध्यावधि चुनाव नहीं होता है, वहां उपचुनाव होता है। ठीक है कि नहीं? वहां क्या होता है? उपचुनाव होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे किसी कारण से इस्तीफा होगी तो उपचुनाव ही होते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं, समाचार पत्रों में देखते भी होंगे। फिलहाल मैंने बताया कि पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय, यही तो याद रखना है और इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखना कि कोंकण तट में किस प्रकार की खेती होती है, इसके मैदान की कुछ ऐसे मौलिक विशेषताएं हैं, तो उस विशेषताओं पे आपको ध्यान रखना चाहिए और खत्म हो जाएगी ये बातें। तो लिखेंगे पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय लिख लिए ना। अब लिखिए पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच, अरब सागर के बीच अवस्थित अरब सागर के बीच अवस्थित अरब सागर के बीच अवस्थित। ठीक है, यह एक जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। यह एक जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण को प्रस्तुत करता है। उदाहरण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, ओके। यह एक संकीर्ण पट्टी है। संकीर्ण पट्टी मतलब कि हाँ, चौड़ाई इसकी कम, लिखेंगे यह संकीर्ण पट्टी है। बिल्कुल कोमिंग कोमिंग कोमिंग, तुम्हारी कोमिंग के लिए तो हम यहाँ स्टैंडिंग। ठीक है, आ जाइए। हाँ, क्या लिखे? ये एक संकीर्ण पट्टी, संकीर्ण पट्टी है तो क्या होता है? यहाँ बंदरगाहों का प्राकृतिक विकास। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा? बम्बे। सबसे आधुनिक बंदरगाह भी
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है कि नहीं, नावा सावा नवी बंबई में, जहां अटल सेतु बना है, ठीक है कि नहीं। जब महाराष्ट्र में चुनाव जीत जाते हैं तो गिनाया जाता है कि हम जीते कैसे, हमने अटल सेतु बनाया, हमने लाडली बहना योजना की शुरुआत। झारखंड में चुनाव जीत गए, कल सुबह भी मैं चर्चा कर रहा था कि राज्यों के चुनाव पर, राज्यों की योजनाओं पर भी ध्यान रखना है, जो किसी कारण से चर्चा में आ जाए। अभी चर्चा में आ गया, कल पूरे दिन आप लोग यदि कभी टीवी देखे होंगे तो देखे होंगे मैया सम्मान योजना झारखंड में, जहां 2500 रुपए दिए जाते थे, पहले 1000 रुपए दिए जाते। लेकिन सोरेन साहब, हेमंत सोरेन साहब जब जेल से बाहर आए, किसी भूमि मामले में वो अंदर चले गए थे, आदिवासियों के सम्मान को आघात पहुंचा कि मेरे नेता को फंसा दिया गया, ठीक है कि नहीं, भोला भाला नेता है बेचारा, फंस गया, ठीक है कि नहीं, अंदर चला गया, तो उसको सम्मान के विरुद्ध लगा। अंत में चुनाव से अधिसूचना जारी होने से पहले, कुछ ही दिन पहले उन्होंने 1000 से 2500 रुपया, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि मैया सम्मान योजना में हम कितनी राशि देते हैं, तो 2500 रुपया देते, ठीक है कि नहीं। और लाडली बहना योजना शुरू कहाँ के, सब लाडली भैया योजना, लाडली बहना, सब में लाडली शब्द रखा, उसमें कैच है। सुभद्रा योजना उड़ीसा में, और अभी मैंने कल बताया भी कि जिन राज्य सरकारों के द्वारा कोई लोकप्रिय योजना हो जाए वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ सुनिए नहीं, उसको मेमोरी में रखने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई एक किताब आएगी उसमें आपको लिखा रहेगा एनसीईआरटी में कि लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में और मैया सम्मान योजना झारखंड में और सुभद्रा योजना उड़ीसा में, ये कहीं नहीं लिखा होगा। अब 10 साल पहले की योजना किसी राज्य सरकार ने शुरू किया तो उसको भी नहीं याद करना हो, ठीक है, याद करना होगा करेंट का, जो आपकी संचालित हो लोकप्रियता के उत्कर्ष पर, उसको याद करके रखना है। फिलहाल मैंने कहा कि पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण होती है और इसीलिए बंदरगाह और पतन का विकास होता है। हमारे देश में 13 बड़े बंदरगाह, 58 अभी हाल का काफी इंपॉर्टेंट है जो महाराष्ट्र में। इसी क्रम में इस बात को जानकारी में आपकी रहनी चाहिए कि बंदरगाह, जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो केंद्र सरकार देखता है, और जो छोटे बंदरगाह होते हैं 200 से अधिक हमारे यहाँ छोटे बंदरगाह है, और छोटे बंदरगाह की संख्या भी सबसे अधिक महाराष्ट्र में। और जानकारी में रखवा दूं कि छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जबकि बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार का जलपोत मंत्रालय देखता है। हम अभी वहां पे नहीं है, हम अभी तटीय मैदान की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विशेषता है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तब तक थोड़ा सा एक आध घूंट चाय आ जाएगा तो दिमाग थोड़ा गर्म होगा, तो ज्यादा बात निकलेगी, ठीक है कि नहीं। तो धन्यवाद आपको। हाँ, कहाँ थे हम लोग? क्या मार दो, मिल गया तो मार दो, ठीक है। खाने पीने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्या अब इधर देंगे तो दिक्कत, नहीं कहे ये लोग ईर्ष्या द्वेष से क्या है ग्रसित, तो इधर देंगे इसको तो सर इसको क्यों हमको कर देते दीजिए भाई, ये सब चक्कर में कौन पड़े, इससे अच्छा इसको दे दो। कहीं पंडित जी को कोई ईर्ष्या नहीं है, ऐसे भी संत है, महात्मा है, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। हाँ, कौन संत है? भारी संत, तुम्हारे शब्दों में व्यंग है, ठीक है। लक्षण उसका है, इतना अच्छा लड़का तो है, पढ़ता ही कम, बड़ी बात है। गांव में जल्दी लोग पढ़ता नहीं, ठीक है। आधा हनुमान नगर पे कब्जा इसी का, एम्स के आसपास का जो इलाका है उसका आधा जमीन इसी सब का है, जिसकी लाठी उसकी। हाँ, चलो खैर मूल में आ जाएंगे।
सुनो है, जाके कह नहीं देना गांव में, नहीं तो सब हाँ। अच्छा ये भी बता दे, हम भी पंचोभी ब्रह्मूली हैं, मूल मेरा पंचोभी है, इसलिए कहोगे भी तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूल में आ जाएगा। सब बात समझा दी है। हाँ तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, बड़ा अच्छा बात बताया, पतन और बंदरगाह का विकास। पतन और बंदरगाह का विकास हुआ कहाँ, पश्चिमी तट पर। अब पश्चिमी तट का विभाजन करेंगे, तो पश्चिमी तट का जो विभाजन किया रहे तो कहाँ, सबसे पहले ऊपर में, ठीक है। यदि कहेगा कि उत्तर से दक्षिण पश्चिमी तट के विषय में या उसको सजाएंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा, कोंकण, गोवा के तट, कन्नड़, कर्नाटक, कन्नड़, ऐसे भी कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है। कोंकणी कहाँ की राजभाषा है, गोवा की राजभाषा है। और गोवा एक ऐसा राज्य था जहां आजादी के साथ ही समान नागरिक संहिता लागू। अब जाकर आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, विधानमंडल के द्वारा विधेयक को पारित करवा के कानूनी स्वरूप प्रदान किया। ऐसे भी जो सोसाइटी हेट्रोजीनस सोसाइटी नहीं है, वहां इस तरह के संहिता को लागू करना आसान है। लेकिन अन्य राज्यों में हेट्रोजीनस सोसाइटी, हेट्रोजीनस का मतलब होता है बहुजातीय बहुधार्मिक, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कि वहां जब तक कि आम सहमति नहीं बने तब तक इस तरह के जो स्वरूप है उसको लागू करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। मूल बिंदु पे आ जाए, मूल बिंदु यह है। तीसरा है मालाबार, केरल का तट, ठीक है कि नहीं। मालाबार बचपन से पढ़ते होंगे। मालाबार मसाला के लिए बड़ा प्रसिद्ध, वास्को डी गामा आया, यहाँ का हिंदू राजा था जो उपाधि जिसकी जमोरिन थी, भरपूर स्वागत किया किसका, वास्को डी गामा। यहाँ से मसाला ले जाके यूरोप बेचा 60 गुना अधिक कीमत पे, इतना खुश हुआ कि दूसरी बार फिर आया, ठीक है कि नहीं। वास्को डी गामा 2 बार भारत है, ये भी ध्यान रखिएगा, इतिहास के पन्नों में इन सब की जानकारी दी जाती है। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार, यही पश्चिमी तट के 3 भाग जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्लियर, लिखिए, ऐसे लिखो, पश्चिमी तट के उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण 3 भाग, उत्तर से दक्षिण 3 भाग। पहला 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 भाग है, थोड़ा देख चेहरा देख रहा हूं, कोई सर उठाना है। कोंकण तट, कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ तट, तीसरा मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। कोंकण तट है, कोंकण, कन्नड़ और मालवा। अब देखो हमारा महान विद्यार्थी सब उत्तर से दक्षिण पूछा परीक्षा में कि पश्चिमी तट का मध्य मैदानी क्षेत्र कौन सा है। पिछले बार बीपीएससी शिक्षक में पूछा, हमारा विद्यार्थी सब कितना महान है सो समझो, गड़बड़ कर दिया। कई लड़का जो किया पास कर गया, ठीक है कि नहीं। तो क्या इसमें मध्य में क्या है, तो सॉरी कहाँ लिखा है, मध्य में कहाँ है, इसको लिखाने की बात है। सब पूछेगा सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे उत्तर में कौन है। आशा है समझ गए हो कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, विषय वस्तु को तो मध्य देखे, याद ही नहीं है मध्य कहाँ है। तो मध्य कहाँ है, पश्चिमी तट का मध्य तट कौन सा है, बीच में कौन है, उत्तर से दक्षिण है। सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन है, मध्य में कौन है, हो गया खत्म। लिखना नहीं है, वो आपको क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा 100 का 100 तो भी गलती कर दी जाएगी, ये समझ विकसित नहीं कीजिएगा निश्चित, ठीक है कि नहीं। इसलिए विषय वस्तु को हमेशा समझ के पढ़िए, जो पढ़ा दिए क्वेश्चन उसी में से रहे, पूरे विश्वास और जिम्मेवारी से मैं कहता हूं, ठीक है कि नहीं।
लेकिन उसके लिए समझ होनी चाहिए, और उसी समझ के लिए कहा जाता है कि रिवीजन करो, बार बार देखो, समझो, थोड़ा किताब पढ़ो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करो, आईक्यू को डेवलप करो, ठीक है कि नहीं। ये सब इसीलिए कहा जाता है, नहीं तो वही 2-4-5 गलतियां कर देते हैं और परीक्षा में पीछे छूट जाते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो समझ में आ गया ना कि सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे मध्य। क्लियर। अब आइए तीनों की विशेषता थोड़ा देखिए, ठीक है कि नहीं। तो सर ये लिख ले कि सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में, तो समझ ही गए। उत्तर से दक्षिण जब ही लिखे तो सबसे दक्षिण में कौन, सबसे उत्तर में कौन, अब बीच का लिखने की जरूरत ही नहीं हो, तो है ही बीच में, ठीक है कि नहीं। अब लिखो कोंकण तट के विषय, कोंकण तट के विषय में। कोंकण तट मुंबई से गोवा तक, मुंबई से गोवा तक है, मुंबई से गोवा तक है, मुंबई से गोवा तक है, गोवा तक। इसमें प्रसिद्ध बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह मामू गोवा, मामू गोवा, मामू गोवा, और मामू गोवा के विषय में जानकारी देते, ठीक है। कि मामू गोवा जो है वो जुआरी और मांडवी नदी के तट पर, और लोहा जाता है जापान, इसी पोर्ट से लोहा कहाँ जाता है, जापान। कौन भेजता है, भारत, ठीक है, क्योंकि भारत में लोहा की क्या है, अधिकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं। लोहा को कन्वर्सेशन स्किल में करने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसे की जरूरत होती है। हालांकि आज हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश बन गए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, तकनीक का स्तर बढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन डेवलप किए हैं, वैसे वैसे हम इस्पात के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में है। पहले स्थान पर चीन, इस्पात में पहले स्थान पे कौन है, इस्पात में पहले स्थान पे कौन है, कॉपी के ऊपर में लिखिए। इस कॉपी के ऊपर में जितना बेकार की बातें हैं, कॉपी के ऊपर। ये और बात है कि परीक्षा में वही बेकार की बातें आ जाती है, तो आप कहते हैं बेकार सर उतना मत, पूरे वाला ठीक। यही तो हमको नहीं मालूम, ये मालूम रहे तब क्या दिक्कत। तो ऊपर में लिखते, कॉपी के ऊपर में, कि चीन इस्पात में सबसे बड़ा, चीन उत्पादन में सबसे बड़ा, उसके बाद भारत। कॉपी के ऊपर का स्थान था छोड़ दिया, जिससे कि लिखने में आसानी, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो मामू गोवा है, इसके अलावा मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू। ये सब तो ऐसे भी बंदरगाह में पढ़िएगा ही, लेकिन अभी मोटे तौर पे लिखिए मुंबई, मुंबई लिखिए, ब्रैकेट में लिख दो सबसे बड़ा बंदरगाह, मुंबई ब्रैकेट में लिख दो सबसे बड़ा बंदरगाह। उम्र नहीं देख, उम्र देखा तो गड़बड़ा जाए, लटका झटका देख रहा उधर हम कि कहाँ पे सबसे बड़ा लिखा, ठीक है। इसी के लिए ना हम यहाँ खड़े रहते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन करने के लिए ना, ठीक है। इसके बाद मुंबई, जवाहरलाल नेहरू नावासावा, जवाहरलाल नेहरू नावासावा, जवाहरलाल नेहरू नावासावा, 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 ये सबसे आधुनिक, ये सबसे आधुनिक। तो ये जो आपका बंदरगाह है, ये बॉम्बे और गोवा के है। हालांकि गुजरात के कांडला को भी ले सकते हो इसमें, ठीक है कि नहीं। गुजरात का कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात का कांडला आपका फ्री ट्रेड बंदरगाह है। हड़प्पा के समय में भी गुजरात में एक बंदरगाह जिसका नाम था लोथल, वेरी गुड, जिसका नाम था
जिसका नाम था लोथल, बंदरगाह नगर। कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है, एस आर राव ने खोजा था, ईगोल समाधान और धान के भी साक्ष्य वहां से मिले हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्व रखता है। फिलहाल तो अभी हम लोग लोथल में नहीं है, कांडला में थे, और कांडला गुजरात में। कांडला कहाँ है, और कांडला का नया नाम भी चेंज हो गया, नया पुराना नाम चेंज हो गया, नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय कांडला का। लेकिन वो सब कहाँ पढ़ेंगे, वो सब बंदरगाह में पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अभी हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि पश्चिमी तट का बंदरगाह जो है वो 3 भागों में, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार में बटा है, ठीक है कि नहीं। और ये इसकी पट्टी थोड़ी सी संकीर्ण होती है, और जिसमें बंदरगाह और पतन का प्राकृतिक विकास हो पाता है। और उस कड़ी में जो बड़े बंदरगाह हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। खेती के दृष्टि से मैदान है, तो खेती के दृष्टि से भी है, तो नारियल की खेती होती है यहाँ, नारियल की प्रचुरता है, ठीक है कि नहीं। तो लिख देंगे नारियल की प्रचुरता है, नारियल की प्रचुरता है, नारियल की प्रचुरता है, ठीक है, नारियल की प्रचुरता है। हाँ, तो ये है। अच्छा, एक और भी लिख सकते हैं कि सबसे चौड़ा तट, पश्चिमी तट में सबसे चौड़ा कौन सा है, तो कोंकण का तट। तो ये भी लिख दीजिए, कोंकण का तट सबसे चौड़ा, कोंकण का तट सबसे चौड़ा, ठीक है। अब दूसरा है कन्नड़, तो लिखो कन्नड़ का मैदान, कर्नाटक में, कन्नड़ का मैदान कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक। यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह मंगलोर, यहाँ का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है, मंगलोर। कॉफी बंदरगाह भी उसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कॉफी बंदरगाह। तो लिख देंगे प्रसिद्ध बंदरगाह मंगलोर, मंगलोर, जिसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, जिसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, मंगलोर में, याद रखिएगा, ठीक है। कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, ओके, याद रखिएगा, आपकी संज्ञान में होनी चाहिए। फिलहाल तो कॉफी बंदरगाह से बाहर निकलिए। दो बातें, यहाँ के मैदान में 2 उत्पाद बहुत चर्चित है खेती के दृष्टि से, एक तो कॉफी स्वयं है और दूसरा चंदन। चंदन की लकड़ी के लिए भी क्या है, ये तट क्या है, प्रसिद्ध है। तो लिखेंगे यहाँ चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी और कॉफी, कॉफी, कॉफी अधिकता में पाई जाती है। पूरे देश का 70% कॉफी कहाँ है, कर्नाटक में। पूरे देश का 70% कॉफी कहाँ है, कर्नाटक में है। पूरे देश का। एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अभी भी नहीं लिखाते कि निम्नलिखित में से कहाँ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय, कहाँ होगा। मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा, दरभंगा में। लीची बोर्ड कहाँ बनेगा, मुजफ्फरपुर में। केला बोर्ड कहाँ बनेगा, हाजीपुर में। तो ये लिखने की चीज नहीं होती, ये समझ की चीज होती। अभी भी नहीं लिखाते कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ, और चर्चा करते हैं, ठीक है कि नहीं। और इसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसा नहीं ना होगा कि दिल्ली,
या पटना, जहां कॉफी होगा वहीं पे उसके बोर्ड की भी स्थापना होगी। तो कर्नाटक चूंकि 70% आपका कॉफी का उत्पादन करता है और कॉफी में एक केमिकल अल्कोलाइड्स मिलता है जिसका नाम है कैफीन, जिसको पीने से उत्तेजना आती है, ताजगी महसूस होती है। दिमाग कहते हैं ना कि कहीं एक बार नहीं, कहीं एक बार कॉफी भेज देती है या एक कप चाय पीने दो, एक घुट पीने दो, थोड़ा दिमाग गर्म, तो क्या एक्टिवेशन है, ठीक है कि नहीं। और कॉफी कैफीन, चाय टेनिन और तंबाकू निकोटीन, तंबाकू तंबाकू निकोटीन, तंबाकू निकोटीन, याद रखिएगा। इसमें तीनों में कैंसर कारक निकोटीन, कैफीन और चाय। कभी कभी तो शोध भी आता, हालांकि वो शोध प्रायोजित रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शोध पत्र होते हैं, मैं तो बहुत अब शासन प्रशासन के बहुत निकट हूँ, बहुत सारे बिंदुओं को बड़ी गहरी समझ रखता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र में यदि आता है कि चाय पीने से कैंसर दूर होता है, वो चाय के मार्केटिंग को बढ़ाता है। बात समझ में आए। जो चाय लॉबी है विश्व का, वो इस तरह का शोध पत्र का क्या करता है, प्रकाशन करवाता है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि अब मैं बहुत सारी चीजों को बहुत नजदीक से देखता हूं और समझता हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि चाय पीने से जो शोध पत्र है, मैं कभी नहीं कहा कि उससे कैंसर दूर, मैंने कहा आधुनिक शोध पत्र के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आधुनिक शोध पत्र के अनुसार चाय एंटी कैंसर, और कैंसर के 3 प्रकार, ठीक है कि नहीं। एक प्रकार होता है कैंसर स्वयं, जो किसी भी शरीर के अंग में जो असामान्य टिश्यू का विकास होता है उसको कैंसर कहते हैं। दूसरा है सार्कोमा, जो हड्डी का कैंसर है, जो पिछले बार परीक्षा में, कई परीक्षा में पूछा भी था। अब तीसरा होता है ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया। तो यदि पूछे कि कैंसर का एक प्रजाति ल्यूकेमिया कहाँ होता है, तो ब्लड में। ये नहीं कि इनमें से एक से अधिक, कहीं कि कहीं क्या, जब लिखा दिए हैं कैंसर के 3 प्रकार हैं, और लिखा दिए हैं सार्कोमा हड्डी का है, अब ब्लड का ल्यूकेमिया है, और कैंसर सामान्यतः हर अंग में हो सकता है, तो फिर क्या मतलब, ठीक है नहीं। इसमें ये कहाँ सोच लिए कि कहीं सर इनमें से एक से अधिक, कहीं और जगह भी हो सकता है, कैंसर ही तो है, तो उसी के लिए तो लिखा दिए 3 टाइप। मूल बिंदु पे आई, हम अभी कैंसर में नहीं, हम अभी कहा है, हम लोग अभी कन्नड़ में, ठीक है कि नहीं। कैंसर को कर्क रोग भी कहते हैं, कैंसर को क्या कहते हैं, कर्क रोग भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखें। केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। अभी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलन पटना में हुआ है 2 दिन बाद, कॉपी के ऊपर लिखो, हाँ लिख लो लिख लो। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलन पटना में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर सम्मेलन हाल ही में पटना में आयोजित किया, ठीक है, हाल ही में पटना में आयोजित किए, हाल ही में पटना में आयोजित किए गए, हाल ही में पटना में आयोजित किए गए। कहाँ, क्या, कैंसर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नीचे आइए। तो बीच में करंट का भी महत्वपूर्ण चीज चल रहा है, ठीक है कि नहीं। और ये भी ध्यान रखिए कि हमने अभी आपको बताया कन्नड़ के तट पर क्या क्या मिलता है, चंदन और कॉफी, ठीक है कि नहीं। तो ये चंदन को याद रखिएगा, वो नदिया के पार वाला चंदन को नहीं कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये चंदन नहीं। वो गाना है ना, सुना होगा तुम लोगों ने, जरूर सुना होगा। मूल बिंदु पे देखे भी, अरे सुना, गाए भी, अरे तुम तो बहुत बड़ा गायक। यहाँ तो इस कक्षा में एक से एक शायर, एक से एक कवि और एक से एक गायक सब है, ठीक है। रंगमंच का कलाकार सब भी है, सब थिएटर कलाकार हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, कहाँ थे हम लोग कन्नड़ में थे, तो कन्नड़ खत्म हो गया। अब तीसरा लिखे, मालाबार, ठीक है।
वो क्या चंदन में क्या, नहीं तुम नदिया का पार लिखाएंगे कि नदिया के पार में ए चंदन, ठीक है कि नहीं, ये तो नहीं ना बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, उसको बड़ी हंसी आती है, ए तुम पीछे क्यों बैठा, आगे आओ आगे आओ, आगे आ जाइए, पीछे मत बैठो, मास्टर साहब के सामने बैठो। हाँ यहाँ, अब बेल्ट को ठीक से बांध लो ना, ऐसा लग रहा है कि बेल्टे तुमको बांधेंगे। एक कुर्सी दो, कल पहला दिन इसे क्वेश्चन पूछे जवाब दिया, कम बड़ी बात नहीं, ठीक है। आज फिर पूछेंगे, आज दूसरा दिन है जब तुम्हारा बोहनिये खराब हो गया, ठीक है। चलिए, सिर मुड़ाते ओले पड़े, इसी के लिए एक मुहावरा है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। चलिए नेक्स्ट, भाग मत जाना, ठीक है। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, मालवाड़ तट। अब मालवाड़ तट मालवाड़ तट केरल में है, ठीक है। अब मालवाड़ तट किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मसाला के, ठीक है। मालवाड़ तट लिख देंगे, मालवाड़ तट केरल में है, जो मसाला के लिए प्रसिद्ध है, जो मसाला के लिए प्रसिद्ध है, जो मसाला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर परीक्षा में पूछेगा कि मसाला बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, केरल में कोची में, ठीक है कि नहीं, जहां पहली बार सोलर बेस्ड एयरपोर्ट बनाया गया। बहुत बड़ी बात है कि नवीनीकरण ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सोलर, जिसको 2030 तक 500 गीगावाट हमें पहुंचा देना है, ठीक है कि नहीं। आप लोग को बताए भी हैं नवीनीकरण ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा इत्यादि के विषय में, इसी करंट विविधा की कक्षा में, एनवायरमेंट में, कहीं किसी टॉपिक में बताते ही रहते हैं। मूल बिंदु पे आ जाए, मूल बिंदु यह है कि मसाला बोर्ड कोची केरल, मसाला केरल में, मसाला के लिए पश्चिमी भाग का, पश्चिमी तट का कौन सा, मालवाड़ तट। कौन सा तट महत्वपूर्ण है, तो मालवाड़। इतनी बात आप याद करके रखिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कल भी वायनाड में चुनाव हुए थे केरल, एक ऐसा राज्य जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंटरनेट, इन सब के दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट है, एआई बेस्ड स्कूल, ठीक है कि नहीं। जितनी भी चीज देखते हैं वो सब क्या है, वो सब में केरल उत्कृष्ट है, ध्यान रखिएगा। और वहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी अब संसद सदस्य हो, ये भी चूंकि वायनाड में लोकसभा का चुनाव हुआ, जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। कई बार संविधान के ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट जो है वो काम नहीं देता है, और जो आपके जैसे पूछ देगा कि हाल ही में संपन्न महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में विधानसभा की सीटों की संख्या थी 4। जा क्या तुम्हारे बगल से गुजर गया, तुम देखा नहीं। कल दिन भर 288 81 दे रहा है, ठीक है कि नहीं। तुम ये नहीं देखो, देख लोगे तो अच्छा ही है कि किसको कितना सीट मिला। अभी हम यही 230 बढ़ा दे, हो सकता है 231 हो जाए, क्योंकि एक आध दो का रिजल्ट को हमेशा पेंडिंग में रहता ही है। वो लास्ट होते होते 72 घंटे के बाद चुनाव आयोग जब उसको घोषित करता है, किसी कारण से तकनीक जा सब, मोबाइल हमारे पास भी है, ठीक है, तो बंद कर, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था मोबाइल स्मार्टनेस का निशानी नहीं है, स्मार्टनेस का निशानी है तुम्हारा ज्ञान, ठीक है कि नहीं। जितना ज्ञान बढ़ाओगे चेहरे पे उतना तेज रहेगा, समझ रहे हो क्या। हाँ, ज्ञान बढ़ाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था अभी आपको कन्नड़ के विषय, कन्नड़ तट हो गया कंप्लीट। अब ये नहीं पूछना चाहिए मसाला क्या होता है, मसाला में सब कुछ आता है, ठीक है कि नहीं। गरम मसाला के बिना तो आजकल किचन में सब्जी और विविध जो खाद्य पदार्थ है वो बनते ही नहीं है। अभी नहीं कहना कि सर चावल में मसाला कहाँ पड़ता है, ठीक है कि नहीं। चावल में भी जब बनाया जाता है तो उसमें भी पड़ता है, ठीक है कि नहीं। बिरयानी बनाने में, मूल में आ जाइए, वो भी तो चावल से ही बनता है बिरयानी। आगे लिखे पुलाव, हाँ पुलाव लगता है बनाता है। चलिए ठीक है।
चलिए, तो हो गया ना पश्चिमी तट कंप्लीट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कहाँ है मसाला बोर्ड, कॉफी बोर्ड? अब आइए इधर पूर्वी तट पे, तो लिखिए पूर्वी तट, पूर्वी तट, ठीक है, पूर्वी तट। अच्छा रुक जाओ, उसमें नोट पूर्वी तट, रुक जाओ, एक लाइन लिख दो, नोट। हाँ मालवार नोट, लास्ट में क्यों लिखे वही लिखे। मालवार के तट पर, पहले सुन लो, एक विशेष स्थल आकृति पाई जाए। उस विशेष स्थल आकृति के बिना तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े व्यापक रूपों में उसका वर्णन किया गया है। और उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कयाल कहते हैं। और वो जो कयाल का क्षेत्र होता है वो अंतःस्थलीय नौकायन के लिए, मछली पकड़ने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहां पे एक ट्रॉफी भी होती है, नेहरू ट्रॉफी, और वो नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौका दौर से ही, पल्लम कल्ली उसको कहते हैं। केरल का एक त्योहार भी है, बड़ी चर्चित त्योहार है, ओनम। पोंगल है तमिलनाडु में, बिहू है असम में, छठ है बिहार में। ये सब वहां का सबसे बड़ा त्योहार, ठीक है कि नहीं? बड़ा से बड़ा आदमी भी अपने इन त्योहारों में, जैसे छठ में बड़ा से बड़ा आदमी गांव आता है, छोटा से छोटा आदमी गांव आता है, या जहां वो रहता है वहां जाता है। उसी तरह से पोंगल में, ठीक है कि नहीं, जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और उस उत्सव में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाते हैं। मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है कि बल्लम कल्ली नौका दौर, लेकिन वो सबके पहले क्या लिखेंगे? कयाल, जो एक विशेष स्थल आकृति है। और ये विशेष स्थल आकृति को हम लोग कयाल कहते हैं, जो दो कारणों से चर्चित है। एक है मछली पकड़ने और दूसरा है नौकायन, नौका दौर, ठीक है कि नहीं? तो लिखिए नोट लाल कलम से, लाल कलम से, काला पीला नहीं, लाल से, ठीक है। मालवार के तट पर, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो नालायक कहे जाएंगे, है ना? भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो नालायक कहे जाएंगे कि मालवार के तट पर एक विशेष स्थल आकृति पाई जाती है। मालवार के तट पर मालवार के तट पर एक विशेष स्थल आकृति पाई जाती है, जिसे कयाल कहा जाता है, जिसे कयाल कहा जाता है, जिसे कयाल कहा जाता है, कयाल। जिसे कयाल कहा जाता है, जिसे कयाल कहा जाता है, ठीक है, जिसे कयाल कहा जाता है, जो मछली पकड़ने, जो मछली पकड़ने और नौकायन के कारण प्रसिद्ध है। नौकायन के कारण प्रसिद्ध है। नौकायन के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। जो जो क्या, जो मछली पकड़ने और के कारण प्रसिद्ध है। पूछेगा कि कयाल का महत्व है 1 2 3। 1 में दे देगा आपको मछली पकड़ने, 2 में दे देगा पशु चारण, 3 में दे देगा नौकायन। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, नहीं सिर्फ 3 सही है। तो आज ना, ठीक है, इसके बाद तो कहाँ जाएगा ये कयाल? और ये तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रही है। बोलो जी, कौन सा कयाल में नौकायन होता है? न कहते हम लोग के जमाने में जो चश्मा पहनता था वो सबसे तेज होता था, और आज के जमाने में जो चश्मा पहनता है, हालांकि किसी की भावना आघात भी पहुंच सकती है,
तो क्षमा करेंगे, लेकिन जो सत्य है वो मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है कि नहीं, कि आज के समय में जो चश्मा पहनता है वो कुपोषण का शिकार है, तुमको छोड़कर, ठीक है कि नहीं। देखिए वो अपना चश्मा खोल लिया, मूल में आ जाइए, तो आशा है समझ रहे होगे। देखो दूसरी तीसरी बार पढ़ रही है, याद नहीं, उसका नाम कौन बताएगा? तुम पुरुष डायना है, महिला डायना तो हम बहुत देखे हैं। बुद्धुदा क्या कह रहा है सो तो वही समझेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह जो ऐसे ऐसे करते हो, बताओ उसका क्या? हाँ पुन्ना मादा, ये तेज लड़की, वेरी गुड, पुन्ना मादा, समझी, बैठो। उस कयाल का नाम है पुन्ना मादा, ठीक है कि नहीं। देखो हमने अवसर दिया तो आंसर भी मिल गया हमको, ठीक है कि नहीं। पुन्ना मादा कयाल, भूलिएगा नहीं, एनसीईआरटी फैक्ट है। और एनसीईआरटी मैं बराबर कहता भी हूँ कि एनसीईआरटी के हर लाइन को आप याद करके, समझ करके, याद करके मैं करवा ही देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि एक बार घर पे जाकर एक दो बार पढ़िए। किताब किताब होती है, मार्गदर्शक मार्गदर्शक होता है, ठीक है कि नहीं। तो और मैं कहता भी हूं कि एक किताब जो काम कर सकती हो 10 मार्गदर्शक भी नहीं कर सकता, एक मार्गदर्शक जो काम कर सकता है वो 10 किताब भी नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक, ठीक है कि नहीं। कोई किताब कंप्लीट नहीं कराता है, कोई मार्गदर्शक भी कंप्लीट नहीं कराता किसी परीक्षा में, छोटा हो कि बड़ा, वो आपकी मेहनत, आपकी समझ, आपके कर्म, आपका भाग्य, 1% भाग्य भी। कोई कल एक लड़का आया मिलने सामने, ठीक है कि नहीं, कोई थी भी इसमें, तो आधुनिक बात पढ़ा रहे थे, तो उसके साथ था, आधा नंबर 1.5 नंबर से 1 नंबर से दरोगा का फाइनल। तो ये ऐसा नहीं है कि वो अयोग्य, छूट गया फाइनल, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि वहीं पर क्या है, आधा नंबर 1 नंबर क्या है, वो भाग्य है। 10 नंबर भाग्य नहीं, लेकिन आधा 1 नंबर जो होता है 1.5 नंबर, वो भाग्य। या दौड़ने दौड़ने कल दौड़ है, पाँव में चुक गया, क्या है, भाग्य खराब है। पर बहुत बढ़िया धावक, तो ये सब भाग्य में। तुम जा रहे हो, पर एक लड़का इंटरव्यू देने जाता, उसका वो क्या कहते हैं, ऑटो ही पलट गया, ठीक है कि नहीं। तो कोट उठाया, फिर फोन किया, हम कहे कोट हटा के ही इंटरव्यू दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, कोट गंदा उंदा हो गया, स्वाभाविक था, ठीक है कि नहीं। तो हम कहे जूता उता गंदा उंदा हो गया, कोई बात नहीं, उसको कागज से पूछ लो, आप जल्दी जाओ, या विलंब भी हो गया, ठीक है कि नहीं। उस बदहास स्थिति में गया, लेकिन खैर एक घंटा उसको इंतजार करना पड़ा, तब तक वो नॉर्मल। तो ये सब होता क्या है, ये सब कहीं ना कहीं जो दुर्भाग्य है वो पीछा छोड़ता नहीं है जल्दी, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाए। खैर मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया उसको याद करके रखिएगा कि कयाल है विशेष स्थल आकृति कयाल है, और विशेष स्थाकृति कयाल है तो किस 2 कारणों से प्रसिद्ध है, एक मछली पकड़ने, दूसरा और प्रतिवर्ष इसमें पुन्नावाद। आ जाइए, कौन है, आ जाओ भैया। क्या हुआ, जब जागो तभी संगे, पिचा का नींद देर से टूटा तो क्या हुआ, कई बार हमारे साथ भी होता है, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या बात हो गई, ठीक है, लेकिन आ जाया करो। कक्षा तो कई भागों में बटा हुआ, एक ट्रेन छूट गया, दूसरा ट्रेन है ककरकट्टी से हाया घाट वाली, नहीं पहुंच जाओ। अब ये ठीक नहीं है, जहां बैठो, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। हाँ तो मैं बता रहा था कि उसमें पुन्नावादा कयाल में क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी, और जिसको बल्लम कल्ली कहते हैं, नौकायन को क्या कहते हैं, बल्लम कल्ली, तो लिखेंगे। अति महत्वपूर्ण है कि केरल के पुन्नावादा कयाल में, केरल के पुन्ना मादा लिख दे, क्या पुन्ना माता नहीं लिखना जानते, पुन्ना लिखो, मादा लिखो, पुन्ना मादा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी, बल्लम कल्ली, बल्लम कल्ली, बालम कल्ली लिखो, नेहरू ट्रॉफी, बालम कल्ली
बालम कली, ब्रैकेट में लिख दो नौकायन, नौका दौड़, नौका दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक है, की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, एकदम रट के रखना है। पुन्ना मादा कयाल, ठीक है, पुन्ना मादा कयाल, बल्लम कल्ली, ठीक है, स्थल आकृति कयाल कहां, कयाल कहां, केरल, कयाल, कयाल, करेबा, करेबा, करेबा क्या है, मिट्टी, करेबा क्या है, मिट्टी है। आशा है समझ गए ना, ठीक है कि नहीं। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है कि विशेष स्थल आकृति, विशेष कोई ऐसा शब्दावली है नहीं, तो वहां पर आपसे पूछा जा अनूप क्षेत्र, तराई क्षेत्र में, अनूप क्षेत्र तराई क्षेत्र में जहां प्राकृतिक आवरण अधिक रहता है, प्राकृतिक वनस्पति का आवरण, उसको क्या कहते हैं, उसको अनूप क्षेत्र कहते हैं। कल भी बता रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा नजर में रखो, तो अब जाकर आपका पश्चिमी तट क्या हुआ, समाप्त, ठीक है कि नहीं। और नहीं भी कुछ देखेंगे तो आगे चल के बहुत सारी चीजें अपने आप को भी दिखेंगे। पूर्वी तट, पूर्वी तट, पूर्वी तट, ठीक है। देखो पूर्वी तट के विषय में पहले थोड़ा लिख लो, यह अधिक चौड़ा उभरा हुआ है, यह अधिक चौड़ा उभरा हुआ है, और यहाँ की नदियां डेल्टा बनाती, और यहाँ की पूर्व की ओर बहने वाली नदी, और यहाँ की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती, जबकि पश्चिमी तट एस्चुरी बनाता है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान एस्चुरी बनाता है, एस्चुरी बनाता है, पश्चिमी तटीय मैदान एस्चुरी बनाता है, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान एस्चुरी बनाता है। चलिए, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान एस्चुरी बनाता है, पूर्वी तटीय मैदान डेल्टा बनाता है। जैसे कौन सी नदी है, एक आध दो नदी लिख लो, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा बनाते, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी के ब्रैकेट में लिख देना उड़ीसा की जीवन रेखा है, उड़ीसा की जीवन रेखा, उड़ीसा की जीवन रेखा, उड़ीसा की जीवन रेखा। और गोदावरी के ब्रैकेट में लिख देना दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है। अब सुनो, पूर्वी तटीय मैदान के दो भाग, सबसे उत्तर में उत्तरी सरकार है और सबसे दक्षिण में कोरोमंडल है। तो इसमें मध्य है नहीं, तो पूछेगा नहीं। सबसे उत्तर में उत्तरी सरकार, सबसे दक्षिण में दो ही मुख्य भाग लिखेंगे। पूर्वी तट के दो मुख्य भाग, पूर्वी तटीय मैदान के, पूर्वी तटीय मैदान के दो मुख्य भाग, दो मुख्य भाग है। पूर्वी तटीय मैदान के दो मुख्य भाग,
ठीक है। पहला उत्तरी सरकार सबसे उत्तर में है, उत्तरी सरकार लिखा हुआ तो है, उत्तरी सरकार सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में कोरोमंडल का तट, कोरोमंडल का तट तमिलनाडु में, और उत्तरी सरकार लिख देंगे आंध्र के तट, आंध्र के तट पे है, आंध्र प्रदेश के तट पर है, तेलंगाना में समुद्र नहीं। उत्तरी सरकार सबसे उत्तर में है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है, उत्तरी सरकार आंध्र क्षेत्र, आंध्र क्षेत्र में। आपसे परीक्षा में जान सकता है कि पूर्वी तट के क्षेत्र में बंदरगाह कम है। क्यों कम है? क्योंकि उभरा हुआ है और चौड़ाई अधिक है, जबकि पश्चिमी हल्ला नहीं, बातों को समझो। क्या हुआ? छूट गया तो छूट गया। दक्षिण में क्या है उसका? कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में। अभी तो कितनी बार बताएंगे, ठीक है कि नहीं? उस समय से तो 2-3 बार 4 बार बता चुके हैं कि दक्षिण तमिलनाडु में कोरोमंडल का तट। अब ध्यान रखिए पहले कि पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाह की संख्या कम है। हालांकि यहाँ उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप, काफी प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है कि नहीं? इसी कड़ी में कोरोमंडल का भी बंदरगाह है। मद्रास सबसे पुराने बंदरगाहों में से है। चेन्नई, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से सभी चीजों को यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब सब चीज लिख ही लेंगे तो फिर बंदरगाह वाले अध्याय में क्या पढ़िए। तब तो वही बंदरगाह ऊपर में लिखाएंगे, कहेंगे सब कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके नहीं। लेकिन आज कई लोग नहीं आ पाए क्योंकि आज बहुत लगन उगन है, और साथ में हो सकता है लड़कियां आज कम है, उसको देखने सुनने वाले भी आ रहे होंगे। लड़का भी कुछ कम है, तो लड़का भी शायद देखने सुनने जा रहा होगा। लड़के का भी आजकल इंटरव्यू होता है ना, लड़कियों का ही सिर्फ इंटरव्यू नहीं होता है क्या? इंटरव्यू दी हो कभी? नहीं दी हो, कभी नहीं दिए है, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाए, तुम्हारा भी इंटरव्यू है। इंटरव्यू है तो टाई लगा के रख, ठीक है, एकदम टाइट होकर, टोपी नहीं पहननी। हाँ, मूल में आ जाए। हाँ, तो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था? बड़ी अच्छी बात बता रहा था, कोरोमंडल का तट बता रहा। मैं बता रहा था कि पूर्वी तट पर बंदरगाह की संख्या कम होती है क्योंकि पूर्वी तट अधिक चौड़ा होता है, उभरा हुआ। ये कॉन्सेप्ट है जिसको, जो तथ्य नहीं है वो कॉन्सेप्ट है, जो नोट में लिख। पूर्वी तट में बंदरगाह की संख्या कम होती है। बंदरगाह की संख्या कम होती है क्योंकि यह क्षेत्र अधिक चौड़ा, और उभरा हुआ होता है। अधिक चौड़ा और उभरा हुआ होता है। ठीक है, अधिक चौड़ा और उभरा हुआ होता है। अधिक चौड़ा और उभरा हुआ होता है। कौन सा तट? कौन सा तट? इसलिए बंदरगाह यहाँ कम है। यहाँ का एक प्रसिद्ध झील है जो सबसे बड़े झीलों में पूर्वी तट पे, जिसका नाम है चिल्का झील। नाम तो सुना ही होगा, स्वागत नहीं करोगे क्या? ठीक है कि नहीं? तो चिल्का झील को याद रखिएगा। यहाँ एक पक्षी का भी प्रवास है, उस पक्षी का नाम है फ्लेमिंगो। उस पक्षी का क्या नाम है? फ्लेमिंगो। तो लिखिए, पूर्वी तट पर नोट में नोट नंबर 2, पूर्वी तट पर चिल्का झील। चिल्का झील है जो फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा झील जो फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। जो फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है।
चिल्का झील है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अब दोनों तटीय मैदान के विषय में कुछ लिखो कि आंध्र का जो ये उत्तरी सरकार का मैदान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कोरोमंडल का तट किस लिए प्रसिद्ध है? कोरोमंडल का तट चावल के लिए प्रसिद्ध है। कोरोमंडल का तट क्या है? चावल के लिए प्रसिद्ध है। एनसीईआरटी में, प्राचीन भारत की एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि कृष्णा गोदावरी के बीच इस क्षेत्र में इतना अधिक धान का उत्पादन होता है, इतना अधिक धान का उत्पादन होता है कि एक हाथी जहां पर बैठता है वहां 2.5 क्विंटल धान का उत्पादन करता है। इतना उपजाऊ है, मैंने उसकी महिमा में लिखे हुए है, इस क्षेत्र की महिमा में लिखे हुए है, एक हाथी जितना एरिया में बैठता है ना, उसमें 2.5 क्विंटल धान का उत्पादन। ये बातें कही गई है इस कोरोमंडल के तट तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट। इसलिए तमिलनाडु में जाइएगा, रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन चावल जरूर मिल जाए, ठीक है कि नहीं? पश्चिम बंगाल में भी रोटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चावल जरूर मिल जाएगा। पंजाब में चावल मिलेगा कि नहीं, रोटी जरूर मिल जाएगी। मक्के की रोटी तो पक्की मिलेगी। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो नोट लिखिए, नोट नहीं, नेक्स्ट पॉइंट। उत्तरी सरकार का मैदान देखिए, अभी वो लड़की मैसेज कर रही जो कल मैसेज की थी कि सर क्लास कब शुरू होगा, अभी कह रही है कि सर जोड़ दीजिए ना प्लीज, मैसेज आ रहा है, जोड़ दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं? आ रहा होगा, हाँ हाँ, आने दो। इसी के कारण हम क्या है, खच्चर, हम सबक सिखा देते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसलिए मास्टर को कभी भी ये सब बात नहीं कहा। अच्छा समझता है ना, सब जन हिताय सब जन सुखाए। रुको 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, पहले उसको सिखाओ। हाँ उसके बाद तब ना। हाँ तो कहाँ थे हम लोग? हम लोग उत्तरी सरकार में, हम लोग कहाँ थे? उत्तरी सरकार में थे हम लोग। कहाँ थे? उत्तरी सरकार में थे। तो उत्तरी सरकार लिखिएगा। उत्तरी सरकार आंध्र क्षेत्र में है, और यह क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। और यह क्षेत्र तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है यह क्षेत्र, तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? राजसमुंद्री। कहाँ? आंध्र में ही। जहां तंबाकू अधिक होगा वही ना मुख्यालय होगा, उसका अनुसंधान केंद्र होगा। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजसमुंद्री, आंध्र प्रदेश में ही। तो लिख लो नोट, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र क्या है? राजसमुंद्री, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके ओके ना, ओके ओके। चलिए अब आता है कोरोमंडल का तट। तो कोरोमंडल का तट अभी जो इतना उपमा बता है, प्राचीन भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, चोल काल का इतिहास, दक्षिण भारत का स्वर्णिम चोल काल को माना जाता है, जो नौसेना के लिए और नटराज की सांस्कृतिक प्रतिमा के लिए जाना जाता है। संगोल, आप लोग को याद होगा कि जब नया लोकसभा का निर्माण हुआ और संगोल की स्थापना हुई,
तो संगोल राजदंड का प्रतीक माना गया, वो भी चोल काल का ही, ठीक है। और उसको वहां तक प्रतिस्थापित करने में कल मैं एक अपने मित्र की चर्चा किया था, जो रीजनल डायरेक्टर है कला संस्कृति विभाग में, उनकी अच्छी भूमिका रही, वो उसके नोडल अधिकारी के रूप में काम किया और संगोल को वो लोकसभा तक प्रतिस्थापना कराने में चूंकि बातचीत होती है तो उन्होंने अपनी उपलब्धि की कड़ी में इस बात को कहा, ठीक है कि नहीं। हालांकि और भी बहुत सारी बातें कही जो ओपन हम नहीं कर सकते, हमारे उसके बीच की बात संगोल के कॉन्टेक्स्ट में। मूल बिंदु पे आ जाए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि धान के लिए यह क्षेत्र क्या है, प्रसिद्ध है, तो लिख देंगे कोरोमंडल का क्षेत्र धान के लिए प्रसिद्ध है। कोरोमंडल का क्षेत्र धान के लिए प्रसिद्ध है, धान चावल, चावल के लिए प्रसिद्ध है। चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए प्रसिद्ध, ठीक है कि नहीं। बस इतनी बात आपके जहन में पच गया, पच जाए तो बल्ले बल्ले है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा तटीय मैदान क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे लिखे भी हैं पूर्वी तट चूंकि उभरा है जिसके कारण प्राकृतिक परिस्थितियां बंदरगाहों के लिए मुश्किल होती है। अब हमारा ये तटीय मैदान, सॉरी तटीय मैदान तो हो गया, अब हमारा द्वीप समूह, इसको वो करो, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो, दूसरा अध्याय है, अब नेक्स्ट भाग है, आता है कि नहीं। हाँ कमलेश जी आ गए, देख रहे हैं, अरे उसको जोड़ दो, क्या नाम है एक तो